हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमारा हो चुका है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और क्लास 10th के बाकी चैप्टर्स को भी मैंने करा रखा है, ठीक है। उन वीडियोस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्षेत्र का जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसे बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है क्या है, x है। चौड़ाई को x क्यों मानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम लोग चौड़ाई मान लेंगे x तो लंबाई क्या हो जाएगा, दोगुने से एक अधिक, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, भूखंड की लंबाई बराबर दोगुने से, इसके दोगुने से एक अधिक, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1 मीटर। ये हो गया भूखंड की चौड़ाई x और भूखंड की लंबाई कितनी, 2x प्लस 1। तो इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग, अतः भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भूखंड की चौड़ाई गुना भूखंड की लंबाई। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x का टर्म है, अगर मीटर स्क्वायर नहीं भी देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए भूखंड का क्षेत्रफल ये हमने लिखा है x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का गुना करेंगे तो भूखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा। अब देखिए x को पहले 2x के साथ गुना करेंगे, जोड़ x को 1 के साथ, तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 528, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस x, अब इस 528 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, क्योंकि बराबर के इधर 0 होना चाहिए, तो माइनस 528 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसी तरह से हमें बाकी के सभी क्वेश्चन को भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे मैं क्रमागत का मतलब बता देती हूँ, मतलब एक के बाद दूसरा। अगर कोई एक हम लोग पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं तो उसके बाद का पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरीके से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोग x मान लेंगे, पहली पूर्णांक x मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, उसके जस्ट आगे वाला।
तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक x, ठीक है, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, उसके जस्ट एक बाद वाला, ठीक है, तो x + 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रश्न से x × x + 1, ठीक है। ये दोनों पूर्णांक का क्या है, गुना है। x × x + 1 = 306, ठीक है। इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो x को पहले x के साथ गुना करेंगे तो x² प्लस x को 1 के साथ, तो ये हो जाएगा x = 306। अब देखिए बराबर के इधर तो हमें 0 लाना है, तो इस 306 को यहाँ से हटाएंगे तो x² प्लस x, ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, 306 = यहाँ पे 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। अब चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर रोहन की आयु x होगी तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु हम लोग x मान लेते हैं तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, अभी अगर x है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 26 + 3, ठीक है। और उनका गुणनफल 360 होना चाहिए। तो देखिए माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्षों में दिया हुआ है तो हम लोग वर्ष में लिखेंगे, ठीक है, x वर्ष, तथा रोहन की माँ की आयु कितनी है, x + 26 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ देंगे, रोहन की आयु x + 3 वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु, इसमें से अब हमें 3 जोड़ना है, तो ये हो गया x + 26 + 3 वर्ष, ठीक है। 26 और 3 कितना होता है, 29, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रोहन और रोहन की माँ की आयु, ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, x + 3 गुना x + 29 बराबर 360, ठीक है। अब x को पहले x के साथ करेंगे जोड़, x को 29 के साथ, ठीक है। तो x, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं हम लोग ताकि गुना करने में आसानी हो, ठीक है। x को x के साथ गुना करेंगे, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 और 29 को गुना करते हैं तो हमारा आता है 87, ठीक है। अब देखिए x² प्लस, यहाँ पे देखिए x और x है तो ये दोनों जुटेगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x + 87। अब यहाँ पे 0 लाना है तो 360 यहाँ से हटाएंगे तो इसको यहाँ पे ले आएंगे 360, ठीक है। 87 में 360 घटा देंगे, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 32x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब 360 में हमें 87 घटाना है, ठीक है। और साइन माइनस का होगा क्योंकि 360 बड़ा है, तो 360 में जब हम लोग 87 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा, ये होता है 273 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ पे a हमारा क्या है 1, b है 32 और c क्या है -273।
तो ये हो गया हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है, हम लोग x उसको मान लिए हैं, ठीक है। और उसने कितना दूरी तय किया था, कुल दूरी था हमारा 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख दे एवं कुल दूरी कितना था, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारा चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। यही सूत्र होता है हमारा। तो समय निकाल लेंगे, लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है 480, तो यहाँ पे 480 लिख देंगे, ठीक है। और चाल कितना है x, तो समय कितना हो गया 480 बटे x। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है। हमें अभी x माना है, x में हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, ठीक है। तो वह उसी दूरी को, ठीक है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो देखिए हमारा चाल यहाँ पे क्या है, x है, x में हमें 8 घटाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो लिया गया समय क्या होगा, नया चाल क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा, ठीक है। दूरी तो उतना ही है, तो 480 बटे x - 8, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है, वही चाल। तो 480 बटे, इसको लिख देंगे, ठीक है। नया चाल हमारा जो निकला है x - 8 बराबर 480 बटे x, इससे अधिक समय लेती। तो ये हो गया x 480 बटे x, इसमें हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 3 घंटे अधिक समय लेती। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। 480 बटे x - 8 से हमें घटा देना है। तो 480 बटे x - 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। इस 3 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 480 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 बटे x - 8, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे तो 1 बच रहा है और नीचे क्या x, यहाँ पे 3, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 480। अब हमें क्या करना है, x - 8 और x को नीचे गुना कर देना है, ठीक है। तो x इंटू x - 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x - 8 है लेकिन x नहीं है, तो x को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसका x तो कॉमन आ गया। तो अब इस x को इससे गुना कर देंगे, तो ये हो गया x माइनस, और इस x - 8 को इसके साथ गुना कर देंगे, तो x - 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, इसको क्या करेंगे, अब इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ 480 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। ये x माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, x इंटू x² माइनस 8x, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, 3 1 3 और ये 3 1 3, उसके बाद 3 6 18 0, तो 1/160 हो गया। तो इसको लिख देंगे 1/160। यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस में था, तो ऊपर है हमारा 8 और नीचे क्या है, x² माइनस 8x, और यहाँ पे 1/160, ठीक है। अब इसको एक, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है, देखिए 8/x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 इंटू 160 और 1 इंटू x²
माइनस 8x। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं हम लोग। तो x किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, अगर 8 और 160 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या आता है 1280। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, इसको यहाँ पे जीरो रखना है, जीरो लाने के लिए इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, बार बार जीरो मेरा छूट जा रहा है। तो ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू क्या है -8 और सी इज इक्वल टू क्या है -1280। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।